स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले पीरियड्स में हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था, अपने डिटेल स्टडी किया था न्यूट्रिशन के बारे में कि किस तरह से फूड से न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करते हैं, फिर वह न्यूट्रिएंट्स सेल में जाता है। उस सेल में जाने के बाद उससे नया टिश्यू का बिल्डिंग होता है, यानी बनता है। उसके बाद उसका बहुत बड़ा पार्ट जो है एनर्जी रिलीज होता है उससे, और वह एनर्जी यानी द एनर्जी रिलीज फ्रॉम द न्यूट्रिएंट्स इज यूटिलाइज्ड फॉर परफॉर्मिंग वेरियस वर्क। यानी हमारे बॉडी में बहुत तरह के मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं। हम वर्क करें या नहीं करें, फिर भी हमको एनर्जी की जरूरत है। फिजिकली वर्क नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर तो बहुत सारे प्रोसेस चल रहा है। इन प्रोसेस को चालू रखने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और इसके लिए एनर्जी हमें फूड से प्राप्त होता है। तो अब हम उस प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे जिस प्रोसेस से हम एनर्जी प्राप्त करते हैं। तो जो न्यूट्रिएंट्स ग्लूकोज, मेनली ग्लूकोज जो हमारे सेल तक पहुंचा है, अब उस ग्लूकोज को तोड़ने की जरूरत है और उससे एनर्जी रिलीज करने की जरूरत है, कि ताकि हम उस एनर्जी का यूटिलाइज करके हम अपने प्रोसेस वेरियस जो एक्टिविटीज है उसको परफॉर्म कर सकें। जैसे हम चलते हैं, दौड़ते हैं, पढ़ते हैं, हमारे बॉडी में ब्लड दौड़ता है, इन सभी प्रोसेस के लिए एनर्जी की जरूरत है। तो ये एनर्जी आती कहाँ से है? अगर आपको यह क्वेश्चन किया जाए कि आप फूड क्यों खाते हैं, तो कहिएगा एनर्जी के लिए। एनर्जी क्यों जरूरत है? तो हमारे बॉडी में होने वाले जो प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस है, जिसको हम मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं, उस मेटाबॉलिक प्रोसेस को चालू रखने के लिए एनर्जी जरूरत है। ताकि और हम फिजिकली वर्क भी करते हैं, चलते हैं, पढ़ते हैं, दौड़ते हैं, लिखते हैं, इस सब के लिए भी एनर्जी की जरूरत है। तो एनर्जी रिलीज होती है किस प्रोसेस से? जिस प्रोसेस से एनर्जी रिलीज होती है उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। क्लास 7-8 में बच्चे जनरली पढ़ते हैं कि सांस लेना और सांस छोड़ना को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। नहीं, यह रेस्पिरेशन नहीं है, बल्कि रेस्पिरेशन का एक पार्ट हो सकता है। यह ब्रीदिंग है। ब्रीथिंग में हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। यह एक पार्ट है रेस्पिरेशन का। लेकिन रेस्पिरेशन एक्चुअली है क्या? तो रेस्पिरेशन जो है एक्चुअली ब्रेक डाउन ऑफ फूड में मेनली ग्लूकोज, आइदर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि फूड से एनर्जी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी होता है और ऑक्सीजन के अब्सेंस में भी होता है। तो इस ब्रेक डाउन जो हम करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, ग्लूकोज को, उससे एनर्जी प्राप्त करते हैं, इसको रेस्पिरेशन कहते हैं। तो रेस्पिरेशन को हम डिफाइन कर दें, द प्रोसेस by which energy is released from glucose. The process by which energy is released from glucose, इसको हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं।
called respiration. In respiration, glucose breaks down either in the presence of oxygen or absence of oxygen to form simple inorganic substances. यानी कि इन रेस्पिरेशन ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी टूटेगा, ऑक्सीजन के अब्सेंस में भी टूटेगा, टू फॉर्म सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज। सच एज हम कर सकते हैं, सच एज CO2 एंड वाटर, या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है ना। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में CO2 और वाटर बनता है। अब हम देखें कि अगर ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन O6 ग्लूकोज है, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी रिलीज होती है। यह ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। ये जो है बैलेंस इक्वेशन फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए बैलेंस इक्वेशन है। तो यह कहना कि ऑक्सीजन रेस्पिरेशन वैसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनता है, एनर्जी रिलीज होती है। सभी रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं होता है। हाँ, यह रेस्पिरेशन जो हुआ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हुआ और इसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं होगा उसको एनएरोबिक कहते हैं। इस तरह से रेस्पिरेशन का दो प्रकार हो गया, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। दिस तो रेस्पिरेशन यहां एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। हमने जो इक्वेशन लिखा ऊपर एरोबिक रेस्पिरेशन का है। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस, इट takes place in the presence of oxygen. It occurs in the
absence ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के absence में होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रेस्पिरेशन दो तरह का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज है वह ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है और इसका प्रोडक्ट जो होता है, इन प्रोडक्ट एरोबिक रेस्पिरेशन का कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, एनर्जी रिलीज होती है। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन हम देखें, anaerobic respiration takes place in some fungi such as yeast, और यह हमारे मसल्स में भी होता है। समटाइम anaerobic respiration also occur in our मसल्स, हमारे मसल्स में भी यह होता है। अब देखेंगे कि किस कंडीशन में होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या बनता है, उसको हम देखेंगे। अब जो है कोई भी रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, सिंगल स्टेप में नहीं होता है। यह रेस्पिरेशन कई स्टेप में होता है। स्टेप बाय स्टेप एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे, मेनली 2 स्टेप बताएंगे। किसी भी तरह के रेस्पिरेशन में सबसे पहले ग्लूकोज टूटता है सेल के साइटोप्लाज्म में। सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज टूटता है और ग्लूकोज के टूटने से पायरुविक एसिड बनता है। ग्लूकोज एक 6 कार्बन एटम्स मोलेक्यूल है, 6 कार्बन एटम्स, यानी ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम्स होते हैं, इसलिए यह 6 कार्बन एटम मोलेक्यूल्स है। यह सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज टूटता है। पायरुविक एसिड या हम पायरुवेट कहते हैं, यह 3 कार्बन एटम मोलेक्यूल है, यानी एक पायरुविक एसिड में या पायरुवेट में 3 कार्बन एटम्स होते हैं। तो ग्लूकोज का जब एक मोलेक्यूल टूटेगा तो कितना बनेगा जी? तुमसे पूछ रहा, ग्लूकोज का जब 1 मोलेक्यूल टूटेगा तो कितना बनेगा पायरुविक एसिड का? पायरुविक एसिड 3 कार्बन एटम में 2 बनेगा। तो 2 मोलेक्यूल्स ऑफ पायरुवेट इसमें बनते हैं। इसके बाद वो एरोबिक में भी होगा, एनारोबिक में भी होगा। इसके बाद जो है वह पायरुवेट का फेट डिपेंड करेगा प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पर। फेट मतलब भाग्य हुआ। यहां भाग्य कहने का मतलब कि आगे पायरुवेट कैसे टूटेगा, यह डिपेंड करेगा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस हुआ, अगर ऑक्सीजन अवेलेबल हुआ, तो यह पायरुवेट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटेगा और क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होगी। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज होगी और इसी को हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हुआ पायरुविक एसिड का, जैसे ईस्ट में, तो यह जो है पायरुविक एसिड अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। अल्कोहल
और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है और एनर्जी रिलीज होती है। तो हम देखें इसका ग्लूकोज इन द साइटोप्लाज्म इन साइटोप्लाज्म यह 6 कार्बन एटम मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल है और साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज टूटता है 2 पाइरुवेट। पाइरुवेट या इसको पाइरुविक एसिड भी बोलते हैं। पाइरुविक एसिड भी बोलते हैं। यह जो है 3 कार्बन एटम मॉलिक्यूल है, 3 एटम्स मॉलिक्यूल। है ना। अब आगे अगर ऑक्सीजन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ O2 और यह होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। यह माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरुवेट जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या माइटोकॉन्ड्रिया में टूटेगा और इसमें बनेगा क्या, CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। और यही जो होगा एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। यही क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाएगा। लेकिन क्या होता है कि अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये टूटेगा in the absence of O2 or yeast in yeast तो बनेगा इथेनॉल। इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी निकलेगी। इसको हम इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। तो हमने देखा कि अगर पाइरुविक एसिड को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में ईस्ट में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है ना। तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और ईस्ट में यह बनेगा इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होगी, है ना। यानी शराब जो है इसी प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है। इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड फर्मेंटेशन। और यह फर्मेंटेशन शराब बनाने में यह प्रोसेस यूज होता है। ईस्ट के हेल्प से किसी भी चीज में जिसमें शुगर है, स्टार्च है, उससे बनाया जा सकता है, शराब बनाया जा सकता है। अब समटाइम्स पाइरुविक एसिड ऑल्सो ब्रेक्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल्स। हमारे मसल्स में क्या होता है कि अगर हम विगोरस एक्सरसाइज कर रहे हैं, विगरस एक्सरसाइज कर रहे हैं, विगरस मतलब तेजी से, हम बहुत तेजी से हार्ड वर्क कर रहे हैं और उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है एरोबिक रेस्पिरेशन में, हम दौड़ रहे हैं या बहुत ज्यादा कूद रहे हैं, है ना, या बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, उस समय एरोबिक रेस्पिरेशन तो चलता ही है साथ साथ, उसके साथ साथ हमारे मसल्स में पाइरुविक एसिड जो है टूटता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में और यह बनता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी रिलीज होती है। तो हमारे मसल्स में क्या होता है,
मसल्स, मसल्स इसमें लिख दे तो ऊपर, इन द absence of O2 और in our muscles, है ना। इसमें लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी रिलीज होती है। यह भी 3 कार्बन एटम मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन एटम मॉलिक्यूल है। तो यह हमारे मसल्स में होता है ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज या हार्ड वर्क में। हम जब करते हैं तो हमारे मसल्स में ऑक्सीजन के अब्सेंस में पायरुविक एसिड या पायरुवेट जो है ब्रेक कर जाता है लैक्टिक एसिड में और एनर्जी रिलीज होती है। जब यह लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में एक्युमुलेट हो जाता है तो आवर मसल्स फील पेन्स। हमारे मसल्स में क्या होता है, पेन्स होते हैं, और एंड आवर मसल्स गेट क्रैम्प्ड। क्रैम्प्ड हमारे मसल में मरोड़ होता है ना, दर्द होता है। कभी कभी जो आदमी नहीं अगर खेलता है बराबर, और वह जब खेलता है और कस करके खेलता है तो खेलने के बाद उसके मसल्स, जांग के मसल में, हाथ के मसल्स में, है ना, वही क्रैम्प्ड हो जाता है, यानी बहुत दर्द करता है, पेन होता है। तो यह हमारे इसका कारण है कि हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड बनता है। लैक्टिक एसिड मसल में जमा होने के कारण पेन होता है, लेकिन कुछ समय, 1-2-3 दिनों में धीरे धीरे यह लैक्टिक एसिड धीरे धीरे यह समाप्त हो जाता है, आगे टूट जाता है और पेन खत्म हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि रेस्पिरेशन 2 तरह के होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। और किसी भी रेस्पिरेशन के लिए 2 स्टेप है। पहला स्टेप हमने कहा कि ग्लूकोज जो है यह साइटोप्लाज्म में, ग्लूकोज जो है साइटोप्लाज्म में जो है टूटता है, और 1 मोलेक्यूल ग्लूकोज का टूटता है तो 2 मोलेक्यूल्स पायरुविक एसिड बनता है या पायरुवेट बनता है, और यह सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है। आगे पायरुविक एसिड अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में टूटेगा, सुन लीजिए। और जो एनर्जी रिलीज होगी वो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में स्टोर होगा, है ना। तो जो ये माइटोकॉन्ड्रिया में, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बनता है, एंड प्रोडक्ट, और एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन ईस्ट में, ईस्ट ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, तो ईस्ट में जब यह ऑक्सीजन के एब्सेंस में टूटता है तो ग्लूकोज पायरुवेट जो है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है और एनर्जी रिलीज होती है। इस प्रोसेस को कराया जाता है, तो इसको हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। और अल्कोहल बनाने में, जिसको शराब कहते हैं, बनाने में इस प्रोसेस का यूज होता है ना। लेकिन हमने कहा कि समटाइम्स यह हमारे मसल में होता है, जब ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल नहीं होता है तो मसल में टूट जाता है और लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी रिलीज होती है। दोनों में फर्क क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन में फर्क क्या है। सबसे पहले कि एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और पढ़े हो पिछले 9 क्लास में कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। तो क्यों कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही रेस्पिरेशन होता है, एनर्जी रिलीज होती है और स्टोर भी होता है। तो जो एनर्जी रिलीज होती है वह माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में, जिसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, है ना। एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एरोबिक, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन is immediately
immediately converted into ATP, है ना। ATP स्टैंड फॉर एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, यानी 3 फॉस्फेट मोलेक्यूल्स, 3 फॉस्फेट इसमें मोलेक्यूल होते हैं। इसमें एनर्जी से तुरंत कंबाइन करके, है ना, एडीपी प्लस एनर्जी जो रिलीज हुआ वो कन्वर्ट हो गया एटीपी में, यानी एडीपी है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट इसको कहते हैं। इसमें 2 मोलेक्यूल होता है फॉस्फेट, इसको कहते हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। इसी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में फॉस्फेट का 1 मोलेक्यूल ऐड होता है ना। यहां पर हम लिख ही देते हैं, फॉस्फेट को ऐसे लिखा जाता है, आप प्लस एनर्जी यहां लिख देते हैं, एनर्जी जो रिलीज हुआ और वह बदल गया किसमें, एटीपी में। और जब हमको एनर्जी की जरूरत होगा तो एनर्जी रिलीज होगा वहां से। तो इस एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी से 38 मोलेक्यूल्स ऑफ एटीपी बनता है, 38 मोलेक्यूल्स एटीपी। और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है वह ओनली 22 मोलेक्यूल्स होता है एटीपी का, यानी जमीन आसमान का फर्क है। मात्र एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में 2 मोलेक्यूल्स ऑफ एटीपी का फॉर्मेशन होता है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी से 38 मोलेक्यूल्स ऑफ एटीपी बनते हैं, यानी बहुत लार्ज अमाउंट में। इसलिए एरोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में होता है, आपने देखा, और किस तरह से मसल में होता है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ना। स्टेप तो 2 ही होता है कि पहला स्टेप में ग्लूकोज जो है साइटोप्लाज्म में टूटता है पायरुविक एसिड में, और इस प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, जो आपको चर्चा नहीं है आपके किताब में, नहीं भी आपको जो है ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। जबकि दूसरा स्टेप आपने देखा पायरुविक एसिड का टूटना, वो बहुत सारे स्टेप में होता है, और ये सब स्टेप को हम चक्र के रूप में दिखा सकते हैं, साइकिल के रूप में, और इसको क्रेब्स साइकिल भी कहा जाता है। क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स के हंस क्रेब के नाम पर यह पड़ा हुआ है, इसलिए इसको क्रेब्स साइकिल कहते हैं। बहुत सारे एंजाइम्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और होता है वो जो जितना आपको उतना डिटेल पढ़ना नहीं है। पहले इतना ही समझिए कि पायरुविक एसिड आगे टूटता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनता है और एनर्जी रिलीज होती है। तो हाँ तो इसमें और भी डिफरेंस है। एरोबिक रेस्पिरेशन में समय हो गया, चलिए बंद कीजिए जो है। अब समय चूंकि बराबर आप वीडियो नहीं जा पाता है, प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं यही समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट आगे जो है इसके बारे में